मैं तो संविधान को बदलने नहीं दूंगा, चाहे वो किसी स्थिति में हो, चाहे अपनी जान भी लगाना पड़ा तो हम बराबर उसको लगाएंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ मोदी जी को और उनके लोगों को, अरे बार बार आप राम मंदिर का क्यों उठाते हैं? देश को न्याय आखिर क्या लगता है, किन किन मुद्दों पर कांग्रेस अब चाहती है कि मिलना चाहिए? न्याय जनता को देने के लिए तैयार है। और आज मोदी जी जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं सिर्फ गांधी फैमिली पे, ये यही दर्शाता है कि अपने राहुल गांधी जी से वो डरते हैं। तो राजनीतिक तौर पे सवाल भी उठ खड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री सभाओं में कह रहे हैं कि क्यों गिनती जरूरी है, गिनती अब सेंसस क्यों जरूरी है? 1996 में आप 529 सीटों पर लड़े, 2004 में 417 पे, 2009 में 440 और 2014 की अगर हम बात करें तो 464 सीटों पर लड़े थे। लेकिन इस बार जो संख्या का आंकड़ा है, इंडिक अलायंस से जुड़ाव के बाद आप महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं उसमें, और आपके चेहरे के तौर पर अलायंस मजबूत भी हो रहा है। तो लेकिन सीटों की संख्या कांग्रेस की कम हो रही है। देख, जब अलग अलग लड़ते हैं नेचुरली थोड़ा सा धक्का लगता है और एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। और हमारा जो आंकड़ा आपने कहा, हमारा आंकड़ा इस बार तो बहुत बढ़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं। स्पेसिफिक बताना चाहेंगे? नहीं, अब देखो, क्योंकि बीजेपी 400 पार कह रही है और राहुल गांधी कह चुके हैं 150 से कम सीटें रहेंगी। ये देखिए, ये चीजें क्या है, 400 पार गनीमत है। अभी मोदी जी 600 पार नहीं बोले। 400 पार चाहिए क्यों? आरक्षण संविधान के साथ छेड़छाड़ की गूंज हुई। जो मोदी कह रहे हैं, कई के लिए कर रहे 400 पार। आपको तो मालूम है, आप कई पार्टी के एमपीज उनके बीजेपी के और कहीं उनके एमएलए, आरएसएस के मोहन भागवत जी, ये सभी लोग कह रहे हैं कि आपको संविधान बदलना है तो 2/3 मेजॉरिटी होना। तो वो 2/3 मेजॉरिटी, अरे इनका तो फिलॉसफी ऐसी है, ऐसा फिलॉसफी है कि महिलाओं को वोटिंग का अधिकार भी नहीं देना चाहिए। चुनौतियों के बावजूद भी आप एक अच्छा बहुमत लेकर आएंगे, ये पूरा विश्वास। बहुमत, मैंने कहा कि इंडिया अलायंस जरूर बहुमत में आएगी, इनको सत्ता में आने से रोक देंगे। राहुल गांधी जी ने भी कही कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखकर पीएम मोदी घबरा गए हैं। भाजपा दलित ओबीसी की हिस्ट्री मिटाना चाहती है, जाति जनगणना को कोई शक्ति नहीं रोक सकती। देखिए, जो करना है अपने को, 16,000 तक इन्होंने कमा लिया और बड़े बड़े ऑफिसर्स बनवा लिए। कहाँ से आए भैया? कौन मुफ्त में देता है? तो उन लोगों के पास तुम पैसे लिए, या तो डरा के लिए, धमका के लिए, या उनको काम का रिश्वत जो देते हैं, चलो भाई तुम चंदा लो, ये धंधा तुम करो, तो सब इनविजिबल है। इसीलिए कि डर के, इनके जो डराने का ढंग है, ईडी का, सीबीआई का, ये अपना इनकम टैक्स का, ये डराने के लिए डराते हैं। बहुत से लीडर उधर चले गए और वो कोई अपने आइडियोलॉजी पे नहीं गए, तो वो डरा डरा के उनको उन्होंने लिया है। राम मंदिर मूर्ति स्थापना में कांग्रेस ने नहीं जाने का फैसला लिया राजनीतिक कारणों से। अब चुनाव के मैदान में बुलाया जा रहा है, राम विरोधी करार किया जा रहा है। देखो, ये भी गलत बात है। किसको इनविटेशन दिए? पार्टी के नाम से दिया। कर्नाटक के दलित परिवार का एक ऐसा चेहरा जिन्होंने बचपन में एक अग्नि विभीषिका देखी, सरकारी स्कूल में पढ़े, वकालत करके अपने हक हुकूक के साथ उन्होंने आवाम को राहत दिलाने की बात की। राजनीति में जब सीढ़ियां उनके सामने थी तो एक एक कदम ऐसे चढ़े कि देश की सबसे पुरानी प्रतिष्ठित राजनीतिक पार्टी के
मुखिया बने। हमारे साथ है मल्लिकार्जुन खड़गे जी। राजस्थान चौक पर स्वागत है अध्यक्ष जी आपका। नमस्कार। राजस्थान बेहद करीब आपके दिल में भी रहा है और अब पूरा देश पर आपकी निगाहें हैं। बात करें वर्तमान चुनाव के हालात की, तो इस चुनाव में एक प्रश्न पूरे देश के सामने है कि देश की सबसे प्रतिष्ठित पार्टी पिछले एक दशक से जिस पर रोज कोई ना कोई आघात बीजेपी या केंद्र सरकार कर रही है और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही, आखिर कब तक जनता का इंतजार करेगी? क्यों कांग्रेस के सामने ऐसा वक्त आकर खड़ा हुआ? देखिए, मैं एक कांग्रेस प्रेसिडेंट हूं। दलित होना ये कोई मेरे हाथ में नहीं था। मैं दलित घराने में तो पैदा हो गया, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही हूं जी। और कांग्रेस पार्टी को और उसके विचारधारा को मैंने अपने आप को समर्पित किया है और मैं चाहता हूं कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी को अगर हम बढ़ाएंगे तभी देश में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। और मैं जो कुछ भी बचपन में था, ये अनफॉर्चुनेट कि इंसिडेंट्स ऐसे हुए जो शायद बहुत कम लोग मेरे बारे में जानते हैं और बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि हमने कैसा अपने जीवन में आगे आए, कैसा पढ़े और आगे पार्टी में किन किन पदों पे रहे, वो पूरा एक इतिहास आपके पास भी होगा जी। और मैं भी आपको यही कहना चाहता हूं कि जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है उसका भरपूर फायदा आप उठाना लोगों के हितों में जी। अगर आप सिर्फ सत्ता के लिए और सत्ता के लोभ में भटकते रहे तो जिस मकसद से आप पॉलिटिक्स में आए हैं वो पूरा नहीं होगा जी। अगर वो मकसद पूरा करना है आपको त्याग भी करना पड़ेगा, आपको लड़ना भी पड़ेगा, आपको लोगों के समस्याओं के बारे में सोचना भी पड़ेगा। और कोई बहुत से लोग ऐसे आते हैं पॉलिटिक्स में कि भाई अब बस मैं इस बार लड़ूंगा नहीं जी। और चंद लोग ऐसा बोलते हैं मैं पॉलिटिक्स से रिटायर होता हूं। अरे पॉलिटिक्स से रिटायर होना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। जिस मकसद से आपने इस पार्टी में आया, जिन उसूलों के लिए आप लड़ना चाहते थे, जब तक वो लड़ाई पूरी नहीं होती मैं रिटायर होता हूं, मैं छोड़ देता हूं पार्टी, ये सब ठीक नहीं है। ये एक चंद लोग इसका मजाक बनाते हैं कि आप किसी भी फॉर्म में लड़ो जी। ये नेसेसरी नहीं है कि एमएलए ही होना, एमपी ही होना, दूसरे और तरीके हैं जनता के समस्याओं को आप स्पंदन करना जी। और वो अगर आप करते गए तो डेफिनेटली आप देश के लिए, जनता के लिए, गरीब और पिछड़े लोगों के लिए कुछ सेवा कर रहे हैं, एक आपको शांति मिलती है। आप न्याय की बात कर रहे हैं। घोषणा पत्र में 50 पेज का एक घोषणा पत्र कई तरह का न्याय दे रहा है और धरातल पर आपके नेता राहुल गांधी यात्रा भी कर चुके हैं। इस देश को न्याय आखिर क्या लगता है, किन किन मुद्दों पर कांग्रेस अब चाहती है कि मिलना चाहिए? देखो, सिर्फ राहुल गांधी जी सिर्फ मेरे नेता नहीं, सारे मुल्क के भी वो नेता है, इसीलिए तो मोदी जी उनसे लड़ते हैं जी। अगर वो नेता
सारे देश में नहीं होती, अगर छाप उनकी देश में अगर नहीं गिरती तो डेफिनेटली कोई उनका नाम नहीं लेता था। और आज मोदी जी जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं सिर्फ गांधी फैमिली पे, ये यही दर्शाता है कि अपने राहुल गांधी जी से वो डरते हैं। जो हमने जो न्याय पत्रिका निकाली है जी, उसमें हमने 5 न्याय जनता को देने के लिए तैयार है। जो इंडिया गठबंधन के लोग भी यही चाहते हैं, नेता लोग, कि ये 5 गारंटी जो न्याय की गारंटी है, ये हम पावर में आने के बाद उसमें फिर 25 गारंटी जो है, एक एक में अलग अलग गारंटीज है जी। तो वो गारंटी हम जनता को देंगे। पहली एक गारंटी है युवा न्याय के लिए 1 लाख रुपए हर साल अप्रेंटिसशिप कोर्स कंप्लीट करने के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, यानी हर महीना उनको 8,500 से ज्यादा पैसा मिलता है जी। तो वो अगर सक्षम हो गए उसमें, तो नेचुरली उनको नौकरी दूसरे जगह प्राइवेट फर्म में भी हम लगाएंगे, गवर्नमेंट में लगाएंगे। हर जगह हमारी कोशिश रहेगी कि इन सभी युवाओं को काम देने के लिए पूरी कोशिश हम करेंगे। एक दूसरा है हमारा नारी न्याय। ये सालाना जी। हम जो घर की महिला सबसे बड़ी होती है, जो घर चलाती है, उसको 1 लाख रुपए सालाना हम देंगे। यानी मंथली 8,500 600 कितना होता है बांटिए 12 में, तो 8,500 से ज्यादा उनको मिलेगा घर चलाने के लिए, और खुशहाली के तरफ वो फैमिली चलेगी जी। ये हमारा दूसरा मुद्दा है। तीसरा कर्ज माफी का जो किसान न्याय है, ये उसकी MSP गारंटी कानून के तहत दिलाना जी। और स्वामीनाथन फार्मूले के अंदर जिस जिस जगह वो बैठ सकते हैं वो फार्मूला में, उसकी मदद भी हम करेंगे। और चौथा जो है श्रमिक न्याय। इसमें क्या है, आजकल मोदी जी ने जितने भी लेबर के भलाई के कानून थे या उनके अच्छाई के लिए थे, वो कानून उन्होंने बहुत से कानून खत्म कर दिया। जो फैक्ट्री एक्ट 1946 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उस वक्त एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लेबर डिपार्टमेंट देखते थे जी। उस वक्त उन्होंने ये कहा ब्रिटिशरों को, भाई ब्रिटिश लोग 8 घंटे काम करते हैं, तो हिंदुस्तान में आप लोग 12 घंटे क्यों लेते हैं? तो उन्होंने ये उस वक्त बनाने के बाद हिंदुस्तान में भी 8 घंटे का काम चलना, लोगों को 8 घंटे तक ही काम करना। तो ऐसे जो चीजें पहले से थे, चाहे प्रोविडेंट फंड हो, ESI हो, 8 घंटे काम करना का हो, महिलाओं को लीव हो, ये सब चीजें उसमें थी। इन्होंने एक एक करके खत्म किया और तो लोगों को बोलते हैं 12 घंटे काम करना चाहिए, हमारे लोग बहुत ये है काम नहीं करते, ये चीजें उन्होंने हमेशा बोलते आए हैं।
इसीलिए हम एक गारंटी देना चाहते हैं कि मजदूरों को उनके कानून के तहत भी मदद करेंगे और जो मनरेगा में काम करते हैं जी। उन लोगों को भी हम मिनिमम 400 रुपए हम फिक्स करेंगे। गारंटी जारी करने का असर कितना देख रहे हैं ग्राउंड लेवल पर, क्योंकि चुनाव अब शुरू हो गया है, मतपेटियों में मत डलने प्रारंभ हो गए। नहीं, ये तो हम देख रहे हैं क्योंकि इसका असर हमने ऑलरेडी कर्नाटक में देखा है जी। हिमाचल में देखा है, तेलंगाना में देखा है, और इसको हम इसीलिए बढ़ावा हम दे रहे हैं जी। कि मैं और राहुल गांधी जी साइन करके ये कार्ड घर घर भेज रहे हैं जी। और हमारे बूथ लेवल के वर्कर हर घर में ये पहुंचा रहे हैं जी। तो इसीलिए ये श्रमिक न्याय एक और पांचवा जो है हमारा जी। गिनती करो सामाजिक व आर्थिक एक समानता लाने के लिए हर वर्ग की एक सेंसस होना, जिसमें भाई पढ़े लिखे कितने हैं उन घर में, ग्रेजुएट्स कितने हैं, खेत कितना है, या उनके जीने के लिए उनका जो इनकम है सफिशिएंट है क्या नहीं, ऐसे वर्ग के लिए क्या करना चाहिए। इस पर राजनीतिक तौर पे सवाल भी उठ खड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री सभाओं में कह रहे हैं कि क्यों गिनती जरूरी है। गिनती अब सेंसस क्यों जरूरी है फिर? अरे आप सेंसस जो 2011 का अब 2021 का बनाए, उन्होंने बाहर नहीं निकाला। क्यों नहीं निकाला? कि जब आप सेंसस में सब चीजें ला सकते हैं, भाई लिटरेसी क्या है, उसके बाद में इनकम कितना है, हेल्थ का क्या इश्यू है, ये सारी चीजें हमारे इसमें आते हैं। वैसा अब ये क्या है, जिन जिन लोगों को तकलीफ है, और इन्होंने तो पंचवार्षिक योजना ही निकाल दी। पहले पंचवार्षिक योजना में क्या होता था कि कौन ये सेंसस के मुताबिक कौन किस वर्ग के लोग या किस यानी पॉवर्टी लाइन के नीचे जो है, इन लोगों को किन किन चीजों की आवश्यकता है, एजुकेशन का, स्किल डेवलपमेंट का, जमीन का, टेनेंसी का, ये सारी चीजें आने के मालूम होने के बाद ही आप कुछ कर सकते ना जी। जो अगर आपके पास कोई डाटा नहीं है, कोई मालूमात नहीं है, तो अंधेरे में थोड़ी आप प्लानिंग कर सकते हैं जी। और इन्होंने तो वो पंचवार्षिक योजनाओं को निकाला और नीति आयोग पाठ पढ़ा रहे उन्होंने। सो नीति आयोग से आज तक एक नई पॉलिसी नहीं बनी जो गरीबों के बेनिफिट में गरीबों के लिए मिलना चाहिए। सर, ये चर्चाओं में है, घोषणा पत्र भी और गारंटी कार्ड भी, और जनता के बीच में लोकप्रिय भी हो रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ खड़ा हो जाता है। 1996 में आप 529 सीटों पर लड़े, 2004 में 417 पे, 2009 में 440 और 2014 की अगर हम बात करें तो 464 सीटों पर लड़े थे। लेकिन इस बार जो संख्या का आंकड़ा है, इंडिक अलायंस से जुड़ाव के बाद आप महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं उसमें, और आपके चेहरे के तौर पर अलायंस मजबूत भी हो रहा है, तो लेकिन सीटों की संख्या कांग्रेस की कम हो रही है। देखिए, ये पहले की बात है। जब हम इंडिया अलायंस बनाए हैं जी, तो हर स्टेट में एक तो रीजनल पार्टीज भी मजबूत बने हैं और उनके साथ जो कांग्रेस पार्टी का अलायंस है वो भी मजबूत है। और आप कहेंगे कि सीट घट रहे हैं। देख, जब अलग अलग लड़ते हैं नेचुरली थोड़ा सा धक्का लगता है और एक दूसरे से लड़ते रहते हैं जी। लेकिन इस बार हमने तय किया, और आप पूछ रहे हैं कि आपके सीट कम लड़ रहे हैं, कि हम ये चाहते हैं कि सबको स्पेस मिले जी। अब सबको जगह मिले,
और कहीं अगर हमको थोड़ा सा दिक्कत है, थोड़ा सा हमको सैक्रिफाइस करना पड़ता है इन द इंटरेस्ट ऑफ यूनिटी, हम वो स्पेस बहुत से हमारे साथियों को देकर मजबूत बनाने का हम इरादा किए हैं। किसी हालत में मोदी जी को फिर से इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे, क्योंकि हम रोक रहे बीजेपी को और ये इंडिया अलायंस उसको रोकेगी। हम ये नहीं कहते सिर्फ मैं अकेला करूंगा, मेरी पार्टी अकेले, हम सब मिलके उनको जरूर रोकेंगे। और हमारा जो आंकड़ा आपने कहा, हमारा आंकड़ा इस बार तो बहुत बढ़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं। स्पेसिफिक बताना चाहेंगे? नहीं, अब देखो, क्योंकि बीजेपी 400 पार कह रही है और राहुल गांधी कह चुके हैं 150 से कम सीटें रहेंगी। ये देखिए, ये चीजें क्या है, 400 पार गनीमत है। अभी मोदी जी 600 पार नहीं बोले, क्योंकि पार्लियामेंट की जो एमपी की संख्या होती है जी 543, 543 जी। अब वो ये नहीं बोले कि 600 पार, बहुशः उनको कोई कहे होंगे नहीं भाई कुछ कहना भी है तो आप ये 543 के अंदर ही करो, तो इसीलिए वो 400 पार का आंकड़ा बता रहे हैं। लेकिन इस बार 400 पार आंकड़ा उसको नहीं मिलेगा जी। मैं वो ये कहूंगा कि जब हम उनको डिफीट दे रहे हैं और डिफीट देने के लिए जो संख्या होना चाहिए वो संख्या हमारे पास है, सो नेचुरली वो तो उससे कम ही आएंगे ना, ज्यादा आने का सवाल ही नहीं है। एक बड़ा सवाल इसी में खड़ा हो जाता है, जब 400 पार का नारा दिया गया तो एक बयान भी राजनीतिक तौर पर आया कि 400 पार चाहिए क्यों। आरक्षण संविधान के साथ छेड़छाड़ की गूंज हुई। कांग्रेस ने चुनावी सभाओं में इस मुद्दे को भुनाया भी है और एक तरीके से कांग्रेस का ये मैसेज कि 400 पार क्यों चाहिए बीजेपी को, ये क्यों के बीच में खड़गे जी क्या सोचते हैं? देखो, मैं तो संविधान को बदलने नहीं दूंगा, चाहे वो किसी स्थिति में हो, चाहे अपनी जान भी लगाना पड़ा तो हम बराबर उसको लगाएंगे। लेकिन जो मोदी कह रहे हैं, कई के लिए कर रहे 400 पार, आपको तो मालूम है, कई पार्टी के एमपीज उनके बीजेपी के और कहीं उनके एमएलए, आरएसएस के मोहन भागवत जी, ये सभी लोग कह रहे हैं कि आपको संविधान बदलना है तो 2/3 मेजॉरिटी होना। तो वो 2/3 मेजॉरिटी एक संविधान को ध्वंस करने के लिए, खत्म करने के लिए वो मांग रहे। हम जो मांग रहे, हमको मेजॉरिटी दो, हम जनता के भलाई के लिए मांग रहे, जनता के अच्छाई के लिए मांग रहे। और जो हमने पहले काम किया, राइट फ्रॉम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर अपने लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, देन राजीव गांधी जी, आप हमारे देखिए, सब गरीबों के लिए हमने जो पंचायत राज लाया, आज मामूली से मामूली आदमी, नीचे के तबके वाला आज अध्यक्ष बन रहा है, आज चेयरमैन बन रहा है, मेंबर बन रहा है। ये पहले कभी हुआ था? इन्होंने किए थे? अरे इनका तो फिलॉसफी ऐसी है, ऐसा फिलॉसफी है कि महिलाओं को वोटिंग का अधिकार भी नहीं देना चाहिए। तो ये उनका उसूल है और उनके जो गुरुज हैं पहले जो सिखाए, उनको यही महिलाओं को कमजोर रखना, महिलाओं को कोई पॉलिटिकल पावर नहीं देना। अगर आज महिलाओं को एम्पावरमेंट अगर किसी ने किया, वो कांग्रेस ने किया। अब ठीक है, जोर से बात करते हैं, अगर भाषण से सब कुछ होता है तो मोदी जी को सोचना चाहिए कि सिर्फ बातों से देश बढ़ता नहीं, कामों से बढ़ता है और सबको एम्पावर करने से बढ़ता है। अब दलित लोग
आज तक उनको एजुकेशन नहीं था, सिर्फ एक क्लास के लोगों को था। तब अब जब बढ़ रहे हैं वो लोग, बैकवर्ड के लोग जब बढ़ रहे हैं, ट्राइबल लोग जो जंगल से बाहर आकर अपना विद्या हासिल कर रहे हैं, इनको जरा मिर्ची लगी है लोगों को। मिर्ची तो आपके घोषणा पत्र से भी लगी हुई है। पीएम मोदी कह रहे हैं तुष्टिकरण की बू आ रही है। राजनाथ सिंह कहते हैं कि इसमें सच्चर कमेटी की रिपोर्ट और सिफारिशों की गूंज है। अल्पसंख्यक कल्याण के नाम पर उन्होंने अलग से रखा है। आप ही के साथी रहे और अब बीजेपी के मंत्री बने हुए, वो कह रहे हैं जनता को पिंजरे में कैद करने का घोषणा पत्र है कांग्रेस का। आखिर घोषणा पत्र के बाद से ऐसी खलबली क्यों? देखो, हम गरीबों के लिए बहुत से, यही बोला ना आपको जी, हमने 25 गारंटी जो दी है। क्या सत्ता में वापस घोषणा पत्र के जरिए आ रहे हैं क्या? नहीं, ये तो ये हर एक, देखिए घोषणा पत्र तो जरूरी है डेमोक्रेसी में जी, लोकतंत्र में। ये जरूरी है कि लोगों को बताना अगर आप सत्ता में आए तो क्या करने वाले हैं। तो हमारा ये घोषणा पत्र है, उसमें कमियां निकाल के कुछ बोल के ये मुसलमानों का है, मुस्लिम लीग का है, ये ऐसा कोई कहता है? तो ये जो है, जो लोग मुस्लिम लीग के साथ आजादी के पहले दोस्ती करके सत्ता में आए थे, वेस्ट बंगाल में, उधर सभी जगह कॉरपोरेशनों में जीते थे, वही लोग हमको पाठ पढ़ा रहे। एक और दूसरी चीज ये है, देश में देखिए जब तक सारे वर्ग के लोग, उनकी अगर इनकम नहीं बढ़ेगी जी, उनको अगर आप ताकत नहीं देंगे तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। क्योंकि जो स्वातंत्र पहले जिस स्थिति थी वही लाना चाहते हैं आप, और उसको बदलने के लिए हम नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी, हम सभी, ये सभी लोगों ने उसकी कोशिश की। सोनिया गांधी ने तो इतना कार्यक्रम दिया बगैर बोले, बगैर गारंटी कहे। नरेगा उन्होंने दिया, फूड सिक्योरिटी दिया, राइट टू एजुकेशन दिया, राइट टू इंफॉर्मेशन दिया, फिर उसके बाद रूरल अपना हेल्थ मिशन दिया। क्या नहीं किया? उन्होंने कभी नहीं बोला मेरी गारंटी, इनके जैसा ये मोदी की गारंटी, ये मोदी का वचन है। क्या वचन है? 2 करोड़ नौकरी दे, तो बोले एक को भी नौकरी नहीं मिली। 15-15 लाख काला धन लाकर, कांग्रेस का पैसा बहुत काला धन बाहर है, बोले कहाँ है? 10 साल हो गए, अभी ढूंढ रहे हो क्या? ढूंढ के अपने घर में लेके गए। तो ये जो है, इनकी मंशा जो है ठीक नहीं है। सुधारने के बजाय आप लोग कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं इश्यूज को, और करके कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। इससे मुल्क बढ़ता नहीं। लेकिन खड़गे जी, बहुत है, चुनाव लड़ने में पूरा एक मैनेजमेंट भी होता है, और कुछ चुनौतियां ऐसी हैं कि एक तो कार्यकर्ता को चार्ज होने की जरूरत है। एक अनायास ही एक ऐसा माहौल हो गया कि लोग ज्यादातर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी की तरफ मूव कर रहे थे। इसके अलावा आपके अलायंस के साथी हैं, उन पर केंद्रीय जांच एजेंसियों की निगाहें हैं, कुछ तो जेल में है, कुछ जांच के दायरे में है। आपके खाते भी बंद कर दिए गए थे, सुप्रीम कोर्ट से आपने खुलवाए। तो इन तमाम चुनौतियों को आप लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिहाज से, संवैधानिक हक और चुनाव के माहौल के लिहाज से कैसे देखते? देखिए, चुनाव लोकतंत्र में तो लड़ना है जी। लड़ने के लिए लेवल प्लेइंग ग्राउंड होना। हमको क्रिकेट के मैदान में ले जाएंगे और पिच में एक 10-12 खड्डे वहां यहाँ डालेंगे तो मैं कैसा खेल सकता हूँ? और आप जब बैटिंग करेंगे या बॉलिंग करेंगे, वो पूरे खड्डे मूछ के री रोलिंग करके आप खेलेंगे जी। तो ये जो है, इनकी जो मंशा है कि इन अपोजिशन को लेवल प्लेइंग ग्राउंड नहीं देना, लेवल प्लेइंग ग्राउंड नहीं देना।
और वो हमेशा यही करते हैं, यही कहते हैं, हमारे पार्टी से लोग जो जाते हैं जिनका विश्वास उसूलों पे नहीं है, आइडियोलॉजी पे नहीं है, और कोई डर जाते हैं। अब जो डरता है उसको क्या औषध देना चाहिए, और डरने वाला मर जाता है, तो ऐसे मरने वाले उधर जा रहे हैं। तो इन चुनौतियों के बावजूद भी आप एक अच्छा बहुमत लेकर आएंगे, ये पूरा विश्वास है? बहुमत मैंने कहा कि इंडिया अलायंस जरूर बहुमत में आएगी, इनको सत्ता में आने से रोक देंगे, यही बात है। एक बड़ी बात राहुल गांधी जी ने भी कही कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखकर पीएम मोदी घबरा गए हैं। भाजपा दलित ओबीसी की हिस्ट्री मिटाना चाहती है, जाति जनगणना को कोई शक्ति नहीं रोक सकती। देखिए, जो करना है अपने को, सबसे पहले मैं आपको एक उदाहरण बता दूं। बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्वेशन जो लाए वो कर्नाटक में लाए। जब देवराज अरस थे और इंदिरा गांधी जी भी उनको सपोर्ट करे, उन्होंने हावनूर कमीशन बिठाकर उन्होंने पहला रिपोर्ट इंप्लीमेंट किया, और उससे क्या हो गया, हम 1978 में भारी बहुमत से जीते हम वहां। हालांकि लोग कहते थे इमरजेंसी का ये है, लोग ये कहते थे कि बैकवर्ड क्लास का ये लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये लैंड रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये मर जाएंगे, ऐसी सबकी कल्पना थी। लेकिन लोगों ने उस कल्पना के बाहर इतना प्रोत्साहन दिया। मैं खुद 9,000 से जीता था 72 का इलेक्शन, 78 में मैं 17,000 से जीता। तो ये जो चीजें हैं, लोगों को जब उसका बेनिफिट मिलता है तब लोग तुम्हारे साथ रहते हैं। अब मोदी जी जैसा तुम्हारी ये बांट रहे हैं, वो बांट रहे हैं, फलाना तुम्हारा घर का जांच करें, ये कोई साधारण आदमी बोले, कोई आदमी कभी कुर्सी पे नहीं बैठा। अरे इन्होंने तो 13.5 साल चीफ मिनिस्टर रहे, अब 10 साल इन्होंने कंप्लीट किया प्राइम मिनिस्टर होके, फिर भी ये मैं कहूंगा कि नहीं कहना चाहिए, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन इन्होंने तो बच्चों के जैसा आर्गुमेंट करते हैं। ये बच्चों से बच्चे जैसा बोलते ना, वो वैसा ये लोग बोलते हैं। अरे आपको तो बड़ी सोच होना चाहिए। यू शुड बिकम ए स्टेट्समैन। अब उदाहरण जैसा कि मैं पढ़ा कहीं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब इलेक्शन लड़ रहे थे, उसी वक्त डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी भी लड़ रहे थे। जब राम मनोहर लोहिया जी के पास ना जीप थी ना पैसे थे, ऐसा मैंने पढ़ा वो जी। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको थोड़ा पैसा भेजा और एक जीप भी भेजा। तब लोहिया जी ने वो पैसे जितने दिए थे वो तो खर्चा के लिए रख लिए, लेकिन जीप वापस भेज दी। तो ऐसे लोग डेमोक्रेसी को टिका सकते हैं। अपने दुश्मन नहीं बोलता, अपने विरोधियों को भी जो संभाल के चलते हैं, उनको डेमोक्रेसी में विश्वास है, हम समझते हैं। यहाँ तो डेमोक्रेसी में कुचलने का एक ही काम, हमारा 14 लाख रुपए का ये नहीं भरे अपने रिटर्न में, तो हमको 135 करोड़ रुपए जुर्माना। ये कहाँ का है? अरे खुद तो अगर लोगों के पास इन्होंने इतना जमा कर लिया इन द नेम ऑफ इलेक्शन बॉन्ड, कम से कम 6,000 से 16,000 तक इन्होंने कमा लिया और बड़े बड़े ऑफिसर्स बनवा लिए।
कहां से आए भैया? कौन मुफ्त में देता है? तो उन लोगों के पास तुम पैसे लिए, या तो डरा के लिए, धमका के लिए, या उनको काम का रिश्वत जो देते हैं, चलो भाई तुम चंदा लो, ये धंधा तुम करो, वो करे। फिर हमको बोलते हैं कि हरिश्चंद्र, महात्मा हरिश्चंद्र रहे जैसा हमारी पार्टी बहुत अच्छी है। अच्छी कैसी है? चंदा लेते हो, काम देते हो, डराते हो, पैसा लेते हो, और इतने लोगों को आपने जेल में डालने की धमकी दी है, वो पूरा चंदा दिए। और बहुत से कंपनियां जो लॉस में है, प्रॉफिट में नहीं है, वो लोग के पास तुम चंदा ले रहे हैं, कैसा देते हैं? मेरा नहीं, आप अपने पेपर में ही मैं पढ़ा जी, मैं अक्सर तुम्हारा पेपर पढ़ते रहता हूँ। सार्वजनिक तौर पर भी हो गया वो। तो एक बड़ा सवाल सर ये उठ जाता है, हिंदी बेल्ट पिछली बार जब 2019 के चुनाव में मात्र 20% वोट कांग्रेस को मिले थे, तो एक बड़ा कारण हिंदी बेल्ट रहा था। उनमें मजबूत कांग्रेस रही थी, लेकिन अब हिंदी बेल्ट का असर थोड़ा ऐसा रहा कि सत्ता से बाहर कांग्रेस को होना पड़ा। वापस लौटेंगे आपके पास वो? देखिए, हाई होप्स डेंजरस। जी, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं। इस बार अंडर करंट है जी, और हमारे वोटर्स जो हमको डालने वाले हैं वो सब इनविजिबल है, इसीलिए कि डर के इनके जो डराने का ढंग है, जी, ईडी का, सीबीआई का, ये अपना इनकम टैक्स का, ये डराने के लिए डराते हैं। बहुत से लीडर उधर चले गए और वो कोई अपने आइडियोलॉजी पे नहीं गए, तो वो डरा डरा के उनको उन्होंने लिया है। तो इसीलिए वो जरूर हिंदी बेल्ट में अब इसके बाद आज के दिन जरूर इम्प्रूव होगा और हमारे पहले से ज्यादा वोट हमको आपके मिलेंगे। जो नेता गए वो भी वापस आने की संभावना होगी? नहीं, वो देखो, जो गया गया, आया राम गया राम बहुत होते हैं पॉलिटिक्स में। मैं 53 साल से एक ही पार्टी में हूँ, एक ही सिंबल पे चुन के आ रहा हूँ। गाय बछड़ा था, उसके बाद में हाथ सिंबल था जी, उसी पे अभी 53 साल से उसी में हूँ ना जी। तो ऐसे भी लोग हैं जो पार्टी के लिए काम करते हैं और पार्टी के थ्रू लोगों की भलाई करने का सोचते हैं। ये लोग अपना सोच रहे तो जा रहे। एक बड़ा सवाल हिंदी बेल्ट का कर रहे थे, हम ये भी कर लेते हैं कि जब राम मंदिर मूर्ति स्थापना में कांग्रेस ने नहीं जाने का फैसला लिया राजनीतिक कारणों से, अब चुनाव के मैदान में बुलाया जा रहा है, राम विरोधी करार किया जा रहा है। देखो, ये भी गलत बात है। किसको इनविटेशन दिए? पार्टी के नाम से दिया। जैसा ऑल पार्टी मीटिंग होती है हमारे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जी, उसमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है जी। राम मंदिर क्या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव का था? क्या पार्टियों का सम्मेलन था? जी, वो उन्होंने मुझे अपोजिशन लीडर के नाते राज्यसभा का दिए। जी, सोनिया गांधी जी को सीपीपी चेयरपर्सन उन्होंने दिया। इसमें पार्टी कहाँ आ गई? और मैं ये पूछना चाहता हूं मोदी जी को और उनके लोगों को, अरे बार बार आप राम मंदिर का क्यों उठाते हैं? उन्होंने तो मैनिफेस्टो में भी शामिल कर लिया, रामायण उत्सव मनाएंगे, अयोध्या का विकास होगा। ये अयोध्या का एक ही विकास है। भगवान राम तो पूरा देश देख रहा, दुनिया देख रहा ना जी। तो आप क्या सीमित करना चाहते हैं कि अयोध्या में ही सब कुछ हो जाए? तो मेरा कहना है, बार बार हम लोगों को आप टीज मत करो। उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? जी, अपने को पिंच करना, परेशान करना नहीं। आप जो कह के हमको इंसल्ट जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपको इतना ही प्यार है
सबसे, और यूनिटी अगर आप चाहते हैं, रिलीजियसली सब लोग एक रहना चाहते हैं, हिंदू धर्म एक रहना चाहते हैं, तो मैं पूछता हूं कि आप कोविंद को, जो हमारे राष्ट्रपति रहे, उनको पार्लियामेंट के फाउंडेशन के वक्त भी नहीं बुलाया गया। क्यों? वो इंडिया के ढांचे में, कॉन्स्टिट्यूशन में उच्च पद पे है, नंबर 1 है वो जी। उनको आपने नहीं बुलाया क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट है। उसके बाद जब उसका उद्घाटन हुआ जी, उस वक्त उनको भी नहीं बुलाए, मुर्मा जी को भी नहीं बुलाए, और उसके फाउंडेशन वक्त को भी नहीं बुलाए। तो ये क्या है? ये दर्शाता है कि संकुचित भावना और इन मुद्दों को लेकर आप पॉलिटिक्स करना चाहते हैं जी। मैं, हो सकता है मुझे वो दिए हैं, मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन क्या आप लोग मेरे पूरे लोगों को, दलितों को अंदर आने देंगे? हर जगह, हर मंदिर में पहला ये सोचो और कहो, उसके बाद में बात करो। राम का इंसल्ट करे, अरे तुम तो इतने दलित लोग, अस्पृश्य लोग और आदिवासी लोग और जो बैकवर्ड्स के छोटे मोटे कम्युनिटीज हैं, उनका तो अपमान कर रहे जी। अपमान करके और हमको बोलते हैं राम का अपमान। राम का हम अपमान क्यों करें? हर आदमी हमारे पास राम से शुरू होते, जगजीवन राम। उन्होंने एक फंक्शन में, जो अपना विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय में, वहाँ संपूर्णानंद की मूर्ति बिठाने का प्रोग्राम था, तो उन्होंने इनॉग्रेट करने को गया, बुलाया तो यही लोगों ने, लेकिन इनॉग्रेट करके बाहर निकलते ही गंगा जल लाकर उसको धो के उसका प्यूरिफिकेशन करें। अगर मैं जाता, क्या एटीट्यूड रहता था इनका? सेम, क्योंकि आपका एटीट्यूड अभी नहीं बदला ना जी। मेरे को जो श्रद्धा है, आपको जो श्रद्धा है, उस भगवान को आप करो, उनको कौन? मेरी श्रद्धा ऐसी है, हम कुछ करते हैं। और हमने हमारे पार्टी के लोगों को बोला, जो जाना है वो जा सकते हैं, उनका व्यक्तिगत वो श्रद्धा की बात है। और हमारे पार्टी के जो उत्तर प्रदेश के लीडर्स थे, अध्यक्ष थे, उन्होंने अपना पूरे लोगों को लेके राम दर्शन के लिए गए। लेकिन वो मंदिर अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, 1/3 कंप्लीट हुआ है, उसको उद्घाटन करने के क्या आप पुजारी है? मैं पूछता हूं, अरे वह साधु संत है, उनके हाथ से करो ना, यहाँ के यज्ञ पूजा सब जो हमारे हिंदू संस्कृति में है जी, उसके तहत चलो ना। सब तुम ही भाग रहे हो, भगवान के मंदिरों का उद्घाटन तुम करते हो, पार्लियामेंट का उद्घाटन तुम ही करते हो। हर चीज अगर कोई होती है नहीं, उसका तुम किसी को भी अंदर आने नहीं देते, सिर्फ अकेला आदमी करता है। जैसा कि पॉलिटिक्स में ये मोदी की गारंटी है, ये मोदी है तो मुमकिन है, खुद ही बोलते हैं। अरे भाई आप बोलो ना अपनी पार्टी का नाम, क्योंकि ऐसा है देश में पॉलिटिकल पार्टीज के भी उसूल होते हैं, उन उसूलों के तहत हम चलेंगे, हम आपको ये दिलाएंगे, कुछ हो सकता है। बार बार वही बोलना, हर जगह वही बोलना। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ भी बीजेपी खड़ा कर रही है, 2047 विकसित भारत का कह रही है, और राजनीतिक रूप से इसे देखें तो कह रहे हैं 2047 तक कांग्रेस सत्ता से बाहर रहेगी। देखो, मुद्दा कुछ है ना हिंदी में,
मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होगा? क्या होगा? होगा वही जो मंजूर खुदा। हाँ, होगा वही जो मंजूर खुदा होगा। तो जो भगवान को मंजूर है वो होगा। लेकिन मैं इस बात को भी इसलिए नहीं मानता, मेहनत करना तभी फल मिलता है जी। सिर्फ दुआई मांगने से सब कुछ नहीं मिलता। संत तुकाराम जी ने ये कहा है, वो उनका मराठी में कुछ है, नवसे पुत्र कन्या अस्ति तर पति लागणे काय कारण। अगर सिर्फ नवस करने से ही, आपके पास नवस बोलते क्या बोलते मुझे जी, जो लोग ईश्वर को मानते ना जी, तो वही मांगने से अगर बच्चे पैदा होते तो कोई भी शादी ही नहीं कर लेता था। अपनी औलाद पैदा करने के लिए हर आदमी जाता था भगवान के मंदिर को, चार ये फेरे लगाता था, शादी ही नहीं कर लेता। तो थोड़े सोचो ना, साइंटिफिक थिंकिंग भी रखने दो। सब अंधश्रद्धा 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 करके लोगों को आप अलग कर रहे हैं सोचने से, ठीक सोचने से। चलिए, एक सवाल ये भी बन जाता है, क्योंकि जब भी कांग्रेस के साथ कुछ अच्छा हो रहा होता है तो कोई ना कोई बयान दे जाता है। अब हालिया बयान सैम पित्रोदा ने दे दिया है, राजनीतिक सभाओं में उनकी चर्चा हो रही है। अमेरिका की चीज भारत में लागू करने की बात है, हालांकि आपके घोषणा पत्र में वो नहीं। देखो, हमारे घोषणा पत्र में भी नहीं है। उन्होंने अमेरिका में क्या कहा वो कोई पार्टी का स्टैंड नहीं है जी। पार्टी का स्टैंड हमारे जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में है वो है। उसको आप इतना बड़ा चढ़ा के कर रहे हैं। देखे, आपके मंगलसूत्र छीनना चाहते हैं, आपके घर में के सब सोना चांदी क्या क्या है वो सब लेना चाहते हैं। तो ये जो मैं पहले ही बोला, ये बचपना स्टेटमेंट है। कोई ऐसा बात, अरे आप बात करो अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो की, अपने काम की बात करो। आपने क्या किया एम्प्लॉयमेंट में, क्या किया आपने? 2-2 करोड़ नौकरियां देने की वायदा आपने की। अब 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां देनी थी, दिए आप। 15 लाख रुपए हर घर को देने का वायदा था, दिए आप। किसान का आमदनी डबल करने के आपका वायदा था, दिए आप। सबके सर पे छत, घर बनाने का सबको आपका वायदा था, किए। डीजल, पेट्रोल, ये जो गैस, इसकी कीमतें कम करने के बजाय उन्होंने ज्यादा कर दिया। क्रूड ऑयल की प्राइस गिर गई लेकिन इनके प्राइस बढ़ गए। तो ये ऐसे लोग देश की भलाई नहीं सोचते, गरीबों की भलाई नहीं सोचते, किसानों की भलाई नहीं सोचते। इसका मार किसको गिर रहा है? इसका मार तो किसानों को गिर रहा है। कीमतें बढ़ रहे हैं और अगर इतने कीमतें बढ़ रहे हैं और लोगों की आमदनी घट रही है, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुद्दे हैं। सर, इंटरव्यू की समाप्ति पे कुछ चीजें अलग भी होती हैं। एक सवाल और हमारे चौक के दर्शकों का था, वो सवाल था कि पीएम हमेशा कहते हैं कि इस साइड यानी एनडीए की तरफ मैं हूं चेहरा, लेकिन इंडिक अलायंस की तरफ कौन है? ये वो कहते हैं एनडीए की तरफ वो होंगे, लेकिन इंडिया अलायंस के तरफ जनता है। जनता तय करेगी। इंडिया अलायंस का इलेक्शन होने के बाद हम लोग बैठेंगे, तय करेंगे। इससे अनेक बार ऐसा हुआ है। 2004 में हुआ, 2009 में हुआ, इससे पहले भी हुआ है, विश्वनाथ प्रताप सिंह का भी हुआ है, मोदी जी, सॉरी हमारे मोरारजी देसाई का हुआ है। तो ऐसे मैं हूं कह के आप मत कहो। कोई ना कोई एनडीए में अपना इंडिया अलायंस में पैदा होता है। इंडिया अलायंस के लोग मैच्योर्ड है, लीडर्स, इनको वो बात बोलना नहीं चाहिए। हम लड़ेंगे, जीतेंगे। और कांग्रेस पार्टी हमेशा लड़ते रहती है
जीतते भी रहती है। उन्होंने भी एक जमाने में सिर्फ 2 सीट पे थे, जी। वो भी याद रखना चाहिए उनको। एक किस्से के साथ खत्म करते हैं, क्योंकि आपका बड़ा विराट अनुभव है सर। राजनीतिक कोई ऐसा किस्सा जो वर्तमान परिस्थितियों में आपके जीवन में ऐसा रहा हो, जो आप इस परिदृश्य में भी, जब देश में कांग्रेस पार्टी बात कर रही हो, संविधान खतरे में, लोकतंत्र के मूल्यों की अवहेलना हो रही है और जनता के बीच में न्याय की बात लेकर जा रहे हो, तो कोई ऐसा एक राजनीतिक किस्सा जो हमारे दर्शकों के साथ आप साझा करना चाहें अपने अनुभव के साथ? मुझे राजनीतिक किस्सा क्या है अपने जी बोलिए, अब ये ऐसे ऐसे चीज है जी, किस चीजों पे बोलूं मैं? कोई भी अपने जीवन से जुड़ा हुआ ऐसी कोई स्मृति, ऐसी कोई याद, ऐसी नहीं नहीं, ऐसा तो देखो, मैं बहुत परेशानियां झेला हूँ। जी मैं 6 साल का था, मेरा घर को बर्बाद किए, अंगार लगा दिए, मेरी माँ मर गई, मेरी बहन, मेरे चाचा, सब मेरे घर में जो 8-9 लोग थे पूरे जल के खाक हो गए। जी और मेरे पिताजी कहीं खेतों में काम कर रहे थे, तो उनको बोला कि भाई तुम तो यहाँ खेत में है, तुम्हारा घर जल रहा है, देखो तुम्हारे पास 2-4 घर जल रहे हैं, जाओ। किसने किया वो अब मैं बोल नहीं सकता, लेकिन हुआ। तब मैं अकेला कहीं खेल रहा था, तो हमारे पिताजी ने मुझे वहां से उठा के, बीदर डिस्ट्रिक्ट था, वहां से उठा के मुझे गुलबर्गा लाया। और उन्होंने मुझे पाला पोसा। सिर्फ हम 2 ही रहते थे, पिताजी और मैं, दूसरा कोई हमारे घर में मेंबर नहीं था। तो वैसा ही मिल के नाइट स्कूल में भी पढ़े, फिर उसके बाद में प्राइमरी स्कूल जो एडेड रहते उसमें, फिर उसके बाद हाई स्कूल भी वही पढ़े, डिग्री भी वही करे, सब करे। तो मैं अकेला रहने से मेरे को भी हमारे पिताजी फुल फ्रीडम देते थे। मैं उसी लिए स्टूडेंट्स मूवमेंट में जाता था, मैं चुन के आया। लेबर यूनियन में मैं खुद ही अपना एक इकट्ठा करके उनको लेबर यूनियन का लीडर भी बना, मैं प्रेसिडेंट भी बना, स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट बना, लॉ कॉलेज स्टूडेंट्स। हालांकि वहाँ जात पात नहीं था, मेरे जात के लोग बहुत हो गए तो 10 या 15 स्टूडेंट 2000 में। 2000 स्टूडेंट्स में कम से कम सिर्फ 10-15 बच्चे शेड्यूल कास्ट के रहते थे। जाति पे हर चीज नहीं होता, काम आप करो, लोग आपको चाहते हैं। तो हमने हर चीज देखते गए और 65 में हम ग्रेजुएशन किए, 67 में लॉ ग्रेजुएशन किए, 68 में हमारी शादी हो गई, फिर 68 में बार काउंसिल एग्जाम पास होके मैं शुरू किया था प्रैक्टिस छोटी मोटी। जो हमारे शिवराज पाटिल यहाँ थे जी जी, और तुम्हारे राजस्थान के भी चीफ जस्टिस थे जी, उनके पास मैं थोड़े दिन काम किया। फिर 69 में कांग्रेस स्प्लिट हुआ, तो मैडम गांधी जी वहां पर गुलबर्गा आए। आने के बाद उन्होंने जब आए तब सब यंग बच्चे थे, दूसरे कोई नहीं थे, क्योंकि डरते थे उस वक्त। सिंडिकेट की गवर्नमेंट थी जी। तो कोई हम ही यंग गए तो फिर 1 महीने में 2 महीने में मुझे ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाया गया। ब्लॉक से फिर हम डिस्ट्रिक्ट में बने, डिस्ट्रिक्ट बने, एमएलए भी बने। ऐसा करते करते लंबी है हमारा जी जी, जो रास्ता, हमने जो रास्ता तय कराया यहाँ तक, वो लोगों का प्रेम लोग चाहते हैं, उसीलिए ये एक पद पे आए। मैं लोगों का धन्यवाद करता हूँ, खासकर हमारी गुरमटकल जिस जगह से मेरे को 9 बार चुना है लोग जी, और गुलबर्गे के लोग चुने। टोटल मैं
12 इलेक्शन में 11 इलेक्शन जीता और उसके बाद अब राज्यसभा मेंबर रहा भी। मैं कम से कम 10 साल CLP लीडर रहा, 4 साल कांग्रेस प्रेसिडेंट रहा, फिर अब कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया का हूँ। तो ऐसा बहुत लंबी लिस्ट है मेरा जी जी। और कभी मैं पॉलिटिक्स में डरा नहीं, और पॉलिटिक्स में जो डरता है वो आना ही नहीं, क्योंकि हमारा टारगेट रहता है कुछ चीजें वसूल करने के लिए, यानी उन उसूलों पे चलने के लिए। तो वैसा हम चलते चलते आए हैं जी। और सोनिया गांधी जी ने हमको एक जिम्मेदारी दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उनको एक उन्होंने जो भरोसा हम पे रखा है उसको निभाना ये ज़रूरी है। उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनके नाम को भी धब्बा नहीं आना चाहिए, और उन्होंने जो भरोसा हम पे रखा है उसको हम वो भरोसे को कायम रखें। जी, थैंक यू सो मच मल्लिकार्जुन खड़गे जी। थैंक यू। मोहब्बत और न्याय का पैगाम कांग्रेस इस बार भारत की जनता को दे रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे का स्पष्ट तौर पर कहना है कि चुनाव कांग्रेस पार्टी नहीं, उनके बिहाफ पर ये जनता लड़ रही है। फैसला धीरे धीरे करके EVM में कैद हो रहा। 4 जून को खुलेगा तो एक बार फिर से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी से रूबरू होने की कोशिश करेंगे। तब तक आप अपने मुद्दों पर, अपनी जरूरतों पर और इन सवालों पर बने रहिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।